स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। आज हम मॉलिक्यूलर मास एंड इक्विवेलेंट वेट को निकालना सीखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हमको मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो हमको एटॉमिक मास कुछ एटम के याद होना ज़रूरी है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक मास दिए हुए हैं। जैसे अगर हम देखें, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। यानी ये जो आपको एटम नज़र आ रहे हैं, है ना, तो इन एलिमेंट के जो एटॉमिक मास आपको जो नज़र आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। और इधर साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर Cr52, Mn55, Fe56, निकिल 58.7, कॉपर Cu63.5, Br ब्रोमीन 80 या फिर 79.9, Ag 108। तो ये जो एटम है ना, इन एलिमेंट के जो एटॉमिक मास आपको यहाँ इस तरफ जो दिए जा रहे हैं, ये जब आप D एंड F ब्लॉक चैप्टर पढ़ते हैं या फिर P ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं तो उनके लिए यूज़फुल है, ठीक। लेकिन अभी मोस्टली सॉल्यूशन चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन से कैल्शियम तक इतना सफिशिएंट होता है। फिर भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यानी कि हाइड्रोजन से लगाकर सिल्वर तक बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, अप्रॉक्सीमेटली जो एटॉमिक मास है वो तो हमको निकालना ही पड़ते हैं। जैसे हमें कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक जो एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास जस्ट डबल होते हैं। तो वो अप्रॉक्सीमेटली जब आपको कैलकुलेशन करना हो तो वो चल जाता है। लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ता है, एक्यूरेटली मोलर मास या फिर इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है, तो आपको प्लीज़ ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें सीखना है डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर मास। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इस H2O से। ये देखिए H2O वाटर, जिसको हम एक्वा भी बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ H कितने हैं, यहाँ पर H हैं 2, तो हम पहले लिखेंगे 2H। फिर यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ऑक्सीजन, ये 1 लिख लिया। आपको पता है हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, ये देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है डियर 16। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये देखिए, हाइड्रोजन की जगह आपने 1 लिख दिया, ऑक्सीजन के जगह पर आपने 16 लिख दिया। अब 2 1 जा 2 होता है, 2 + 16 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 18। तो ये जो 18 है ये मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब यहाँ देखिए Na है यहाँ पर, फिर एक ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो पहले हम Na लिखेंगे, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर प्लस, फिर हाइड्रोजन को लिखेंगे। अब इनकी जो वैल्यू है इस टेबल में गिवन है। देखिए यहाँ पर सोडियम की वैल्यू कितनी है 23, आपने उस 23 को लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन कितनी है 16, आपने यहाँ 16 लिख दिया। हाइड्रोजन की कितनी है, ये देखिए शुरुआत में 1 है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, उसको यहाँ पर 1 कर दिया, ठीक है। इसका अगर आप टोटल करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 40, यानी 40, ठीक, ये आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की। आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट भी होता है और कंसनट्रेटेड भी होता है। तो अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए कहूँ कि देखिए मोलरिटी यानी कि जो जिसको हम लोग कंसंट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर
एक काम कर सकते हैं, इसका फार्मूला लिख लीजिए, N/V, ये लिख लिया। तो डियर, ये जो मोलारिटी है ये कंसंट्रेशन यानी मोलार कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब देखिए डेफिनेट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो कहता है कि H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो आप समझ जाना कि उसके डेफिनेट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं। अगर वो कहता है डाइल्यूट H2SO4 है, तो आप समझ जाना कि उस डेफिनेट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स कम है, ठीक है। तो डाइल्यूट मीन्स पतला और कंसंट्रेट मीन्स गाढ़ा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ सेम वॉल्यूम की H2SO4 की 2 बोतल हैं, ठीक है ना, और अगर हम उनको, वो पूरी तरह से सील हैं, और अगर हम उनको बारी बारी से एक एक करके अगर उठाते हैं तो याद रखिए जो हेवी होगी वो कंसंट्रेटेड H2SO4 की होगी, और जो उसके कंपेरिजन में थोड़ी लाइट होगी वो डाइल्यूट H2SO4 होगा। तो यहाँ यही समझाने का मीनिंग है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का मीन होता है मोर विस्कस, और डाइल्यूट H2SO4 का मीनिंग होता है क्या, उसके कंपेरिजन में बहुत कम विस्कस होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल ये तो ऐसे ही समझा है मैंने, अब हम बात करेंगे इस H2SO4 के मोलर मास की, ठीक। देखिए यहाँ पर H कितने हैं, 2, तो यहाँ 2H लिख दीजिए। सल्फर 1 है, S लिख दिया हमने। ऑक्सीजन कितना डियर, 4, हमने 4 ऑक्सीजन लिख दिया। अब देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक। सल्फर का आपको पता है, इधर देखिए सल्फर का कितना होता है, 32, तो आपने सल्फर को यहाँ पर 32 लिख दिया। अब 4 ऑक्सीजन की वैल्यू डियर आपको पता है, ये देखिए 16, तो आप क्या करेंगे 4 × 16, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे डियर, तो यहाँ 2 + 32 + 64 = हो जाएगा 98, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा। देखिए H2SO4 था तो 2H, सल्फर सिंगल, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, H की वैल्यू 1 होती, 1 लिख दिया। सल्फर की 32 होती है, 32 लिख दिया। और 4 ऐसा कैसे लिखा था, ऑक्सीजन की वैल्यू 16 होती है, यानी इसका एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। अब देखो 2 × 1 = 2, 32 ऐसा कैसे आएगा, और 16 × 4 = 64, ओवरऑल करोगे टोटल इसका तो 98 आ जाएगा। तो यहाँ 98 क्या है इसका, ये मोलिकुलर मास है, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं। इस समय हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर है C6H12O6। ये जो मोलिकुलर फार्मूला होता है ये ग्लूकोज के लिए भी होता है और फ्रक्टोज के लिए भी होता है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उस स्ट्रक्चरल फार्मूले में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो ग्लूकोज होगा, और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूले में अगर कीटोन ग्रुप है तो आप समझ जाना वो फ्रक्टोज होगा, ठीक। चलिए इसका भी हम मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन 6 हैं तो हम लिखेंगे 6 कार्बन, फिर हाइड्रोजन 12 है तो हम लिखेंगे 12 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है तो हम लिखेंगे 6 ऑक्सीजन, लिख दिया। अब इनका जो एटॉमिक मास है आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो आप यहाँ लिख देंगे 6 × 12, ठीक है। ये देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है तो आप यहाँ पर इंटू में 1 कर दीजिए। अब 6 आपने लिख दिया, ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, आपने यहाँ पर 16 लिख दिया, ठीक है। अब इसका जो ओवरऑल करोगे तो 12 × 6 = 72 प्लस 12 × 1 = 12, और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 96। ये देखिए इतना हो गया। तो ओवरऑल करोगे इसका तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मोलर मास 180, इतना हो गया, ठीक है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, है ना, ठीक है। ये देखिए ठीक, इतना आ गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने है KMnO4, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये KMnO4 K2Cr2 जिसको आप आगे 12th में यानी कि D ब्लॉक एलिमेंट्स में इसको आप स्टडी करेंगे।
अब देखिए बात यहाँ पर ये आती है कि KMnO4 का जो मोलिकुलर मास है ये क्या होता है। तो देखिए पहले आप K लिखेंगे, फिर प्लस आप यहाँ पर Mn लिखेंगे और फिर प्लस 4 ऑक्सीजन लिख लेंगे बस। अब K की वैल्यू कितनी होती है भाई, K की वैल्यू होती है 39, ये आपने 39 लिख ली, ठीक है। Mn की कितनी होती है डियर, 55, ये 55 लिख ली, प्लस 4 ऑक्सीजन कितनी होती है 16, आपने 16 कर दिया, ठीक है ना। आपको इस टेबल में सब मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए Mn का कितना है 55, ठीक है, और यहाँ देखिए ये देखो K का 39, ठीक है। तो हमने वही वैल्यू पुट की जो इस टेबल में है, ठीक। अब देखिए जब इसका आप ओवरऑल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 158। तो ये 158 KMnO4 का ये मोलिकुलर मास है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमाइट। तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को देखिए यहाँ K2 है तो इसको लिखेंगे हम 2K, प्लस Cr2 है तो लिखेंगे 2Cr, और ऑक्सीजन 7 है तो लिखेंगे 7 ऑक्सीजन। अब देखिए उस टेबल के अकॉर्डिंग इन सब की आपको वैल्यू क्या करना है, वहाँ पर रखना है ना। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए यहाँ पर Cr की जो वैल्यू होती है, एटॉमिक मास होता है 52, ये आपको रखना है। K की वैल्यू 39, ये आपको रखना है। ऑक्सीजन की वैल्यू 16 होती है, ये भी आपको रखना है। तो बस देखिए ना यहाँ पर K2 को 2K लिख लीजिए, Cr2 को 2Cr लिख लो, O7 को 7 ऑक्सीजन लिख लो बस। अब इनकी जगह वैल्यू रख दो, 2 इंटू 39 प्लस 2। अब Cr की वैल्यू मैंने आपसे कही थी, Cr की वैल्यू होती 52, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 52, है ना। इंटू भी लगा सकते हो, ब्रैकेट भी लगा सकते हो, की बात है। अब यहाँ पर प्लस 7 इंटू 16, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 294, ठीक है। तो ये 294 जो है ये इसका क्या है डियर, ये है मोलिकुलर मास, ठीक। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर ये जो टेबल है इसमें है एटॉमिक मास, है ना। ये जो एलिमेंट है इनके एटॉमिक मास है। अब आपको निकालना क्या है, मोलिकुलर मास। आप बहुत अच्छे से जानते हो, एटम कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म मोलिक्यूल, है ना। तो बस वही करना है आपको, इन एटॉमिक मास जो है इनको आपको ऐड करना है तो मोलिकुलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था सिंपल एक। लेकिन अब जो है हम बात करेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट वेट का यूज़ मोस्टली नॉर्मलिटी में तो होता ही है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट किस तरह से फाइंड होता है, किस तरह से डिटरमाइन होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये देखिए, अगर आप किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब होता है ना, नंबर ऑफ आयोनाइज्ड H पॉजिटिव आयन, ठीक। अगर आप किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो मोलर मास अपॉन एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ आयोनाइज्ड OH नेगेटिव आयन। अगर आप किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो मोलर मास अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंस, यानी किसी एक वैलेंसी का आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर H2SO4, ये देखिए ये हमारे पास है H2SO4। अब देखिए इस H2SO4 को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको इस तरह लिखा जा सकता है 2H पॉजिटिव प्लस और ये हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव, इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर आप ये भी कहेंगे कि इसमें H पॉजिटिव आयन यानी कि नंबर ऑफ आयोनाइज्ड H पॉजिटिव आयन कितने यहाँ पर 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी डियर 2। तो ये देखिए इसकी बेसिसिटी यहाँ हो चुकी है 2, ठीक है। अब आपको H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। आप जानते हैं H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है ना। तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला ये है, ये देखिए मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो बेसिसिटी तो हमारी आ गई कितनी 2। अब मोलर मास आपको पता है
कि इसका मोलर मास जो होता है वो 98 होता है। अब आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये जो 49 है ये इक्विवेलेंट वेट है, और यहाँ पर जो 98 है ये इसका मोलिकुलर मास है। तो ये दोनों बातों को समझो कि H2SO4 का मोलर मास 98 होता है लेकिन इसका इक्विवेलेंट वेट 49 होता है। ठीक, अब आपके दिमाग में एक बात और आती है कि ये जो H2SO4 है, यहाँ आगे 2H था तो ये 2H पॉजिटिव, आपने इसको इस तरह से इसको आयोनाइज कर दिया, ऐसा आप सोच रहे होंगे, है ना। तो देखिए डियर, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक अलग अलग क्वेश्चन रखूँ, जैसे H3PO3, है ना, आपको पता है कि इस H3PO3 को हम ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। इसका नाम क्या है, ऑर्थो फास्फोरस एसिड। ठीक है, तो आप यही कहेंगे कि सर इसको आयोनाइज कर दो तो यहाँ पर 3H पॉजिटिव आ जाएगा और PO3 और फिर वहाँ 3 नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो हमको रटना नहीं है, याद करना है। देखो भाई, इसका अगर मैं एक्यूरेटली बताऊँ तो यहाँ पर आएगा 2H पॉजिटिव और यहाँ पर आएगा HPO3 और आएगा यहाँ पर 2 नेगेटिव। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, है ना। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं, इसको समझते हैं कैसे हुआ। तो डियर, सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए, ये फास्फोरस है, हम जानते हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब ये भी आप जानते हैं कि OH जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। चलो ठीक है, उसको अटैच कर लेते हैं हम। ये मैंने इस तरह से अटैच कर, देखिएगा आप, ये मैंने OH से इसको अटैच कर दिया। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से, यहाँ पर भी OH से इसको अटैच कर दिया। ठीक, और यहाँ पर भी मैंने इसको, ये देखिए यहाँ पर इसको OH से मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उस फास्फोरस के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ का जो ऑक्सीजन है उसको डबल बॉन्ड से लिंक कर देंगे। ये देखिए लिंक कर दिया आपने। अब ये जो ऑक्सीजन तो इधर चला गया, ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा डियर, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। क्या बचेगा अब, ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। अब यहाँ क्या बचा डियर, हाइड्रोजन, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए कि यहाँ ये जो OH आपको नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किससे, H से। तो इनके जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको ये अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये यहाँ से आयोनाइज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच के जो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर लेगा और H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो ये हाइड्रोजन भी आयोनाइज हो गया, ये हाइड्रोजन भी आयोनाइज हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि P और H के बीच में जो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन है ये मिडिल में ही रहेंगे। कोई भी ना तो P इसको अपनी तरफ पुल कर पाएगा ना H पुल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ठीक है, और यही वजह रहती है कि इन 3 हाइड्रोजन में से सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही यहाँ पर क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। पूरे 3 हाइड्रोजन यहाँ से आयोनाइज नहीं होते। ठीक है, चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से। जैसे मान लो यहाँ पर H3PO4 है, सपोज ये है, इसको हम कहते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। पहले वाला था ऑर्थो फास्फोरस एसिड और ये क्या है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अब इसके अंदर अगर इसको मैं आयोनाइज करूं तो देखिए जितने भी इसमें हाइड्रोजन थे वो सारे के सारे आयोनाइज हो गए। देखिए 3H पॉजिटिव प्लस PO3 और यहाँ हो जाएगा 3 नेगेटिव। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, चलिए फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं डियर। देखिए अब क्या होगा, अब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ H3 पॉजिटिव, सॉरी यहाँ PO4 था, इस तरह से ये PO4 है ना। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं हम लोग, किसके, इस H3PO4 के। चलो शुरू करते हैं।
ये फास्फोरस 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हाइड्रोजन 3 है, इसका मतलब OH को सिंगल बॉन्ड से आप अटैच कर दो लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। अब एक ऑक्सीजन बच गया था ना, तो बताया था मैंने आपको, वो डबल बॉन्ड से लिंक होता है लाइक दिस, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर OH है, आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये OH के शेयर पे इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और H पर पॉजिटिव, यानी ये हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाएगा। इसी तरह से ये भी आयोनाइज हो जाएगा, इसी तरह से ये भी आयोनाइज हो जाएगा, हो गए। तो देखो तीनों हाइड्रोजन यहाँ से आयोनाइज हो गए, इसीलिए इसकी बेसिसिटी जो होती है वो 3 होती है, ये 3, और इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं आपको उसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपको है ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट बताना हो तो यू कैन, कैसे, आप यहाँ पर ये देखिए जो फॉस्फोरस के एसिड है ये उनके लिए है, कैसे कि जितने भी यहाँ ऑक्सीजन हैं, जैसे यहाँ 3 हैं, उसमें से -1 कर दो, उसकी बेसिसिटी आ जाएगी, देखिए 2 आ गई, भाई 3 ऑक्सीजन थे ना, तो 3 - 1 तो 2 बचा, तो जो 2 है वो इसकी बेसिसिटी। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ गया इसका बेसिसिटी 3 आ गया। तो वैसे भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्या है कि हमें रीज़न पता होना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको इसके रीज़न बता दिए कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस H2SO4 का भी स्ट्रक्चर बनाओगे ना डियर, तो उसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा, जो मैंने आपको बताया है ना, कि H2SO4 में जो 2 OH होंगे उसमें सिंगल बॉन्ड से वो अटैच रहते हैं, और बाकी जो 2 ऑक्सीजन होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक होते हैं। इसीलिए जो OH है यहाँ पर लाइक दिस और दिस, किसमें, H2SO4 में, वो आयनाइज हो जाएंगे, बस सिंपल। चलिए हम बात करते हैं आगे। ये तो हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए सब एसिड के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसी एक बेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये NaOH एक बेस है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम आयोनाइज कर लेते हैं Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसमें देखिए OH नेगेटिव क्या है, एक ही है, तो इसकी जो एसिडिटी है वो एक ही है, ये देखिए 1I। अब आपको पता है कि आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, किसका, NaOH का। मोलर मास कितना होता है डियर इसका, 40, ठीक है। एसिडिटी क्या है इसकी, 1, सॉल्व करो क्या आया, 40। तो यहाँ से एक बात इसकी क्लियर हो गई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है वो 40 होता है, और इक्विवेलेंट वेट भी इसका 40 ही होता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये मैंने एक बेस का एग्जांपल ले लिया, ये मैंने कुछ एसिड के एग्जांपल लिए हैं। अब हम एक सॉल्ट का एग्जांपल भी ले लेते हैं। आप जानते हो कि कोई भी सॉल्ट एसिड एंड बेस दोनों से कंबाइन होकर के बनता है। तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको हम आयोनाइज करते हैं। तो देखिए 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वैलेंसी इसकी 2 प्लस है, नेगेटिव वैलेंसी इसकी 2 माइनस है। तो आप क्या करेंगे, आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, किसका, Na2CO3 का। देन क्या करेंगे आप, इसका जो मोलर मास है उसमें क्या करेंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी होती है उसका डिवाइड करेंगे। यहाँ पॉजिटिव वैलेंसी कितनी आई, 2, या तो 2 प्लस ले लो या 2 माइनस ले लो, किसी एक को लेना पड़ता है, तो मैंने यहाँ 2 ले लिया। अब इसका मोलर मास आपको पता होना चाहिए 106 होता है, कितना था डियर, 106। अब आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, 53। तो 53 जो है ये इसका इक्विवेलेंट वेट है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक। तो यहाँ पर अभी हमने ये इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखे, ठीक है। हमने ये सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा, ठीक है। हमने इस बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा, ठीक है। और यहाँ पर जो एग्जांपल हमने लिए ये सभी एसिड का एग्जांपल हमने लिया है ना, इसका हमने इक्विवेलेंट वेट निकाला। ये देखिए यहाँ पर H2SO4 का निकाला था 49। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना है, ये फार्मूला दिमाग में रखो, ठीक है। जितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ आयोनाइज H पॉजिटिव आयन हैं, मोलर मास में उसका डिवाइड कर दो,
ठीक है। अगर आप बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो जितने भी उसमें नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन हैं तो मोलर मास में उसका डिवाइड कर दो, ठीक है। और सॉल्ट का भी मैंने बताया आपको कि उसके मोलर मास में पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी वैलेंसी होती किसी एक का डिवाइड कर दो तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है। तो डियर, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक। थैंक यू।